मोदी जी तो पटेल नहीं थे, कितने साल राज कर रहे? 15 साल करेंगे। हरियाणा को मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब इस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में इस जातिगत पॉलिटिक्स का जो कैंसर है, इसकी खत्म करने की नीति हम इसे विश्वास नहीं करते। नहीं, उसमें मेरा कहना है कि आपका मत ये हो सकता बढ़ रही है, मेरा मत ये है कि अलग अलग पार्टियां अपने अपने प्रकार से सोच रही हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रही है। जो सफलता आज से 20-30 साल पहले मिल जाती थी जातिगत पॉलिटिक्स की, वो सफलता जातिगत पॉलिटिक्स की देश में नहीं मिल पा रही, कम होता जा रहा है। और खास करके यंग जनरेशन इसमें खत्म होता जा रहा है। ओल्ड जनरेशन जो आज भी 55-60 साल से ऊपर के हैं, 65 साल से ऊपर के हैं, उनके मानस में वही चीज है। लेकिन अगर 50 से नीचे के, 45 से नीचे के लोगों का देखें तो वो चीजों से ऊपर उठने की सोच रहे हैं। उनको आज पता है कि 21वीं सदी में, इस विज्ञान के युग में आज विकास, आज लिविंग सिस्टम यानी लिविंग स्टैंडर्ड करो, लिविंग स्टैंडर्ड वो और चीज हो जाती है, लेकिन एक ईज ऑफ लिविंग का जैसे एक पैमाना ये शुरू हुआ है कि जीवन जीने की सुगमता, ये कौन सिस्टम ठीक दे सकता है? मुझे तकलीफ ना सहनी पड़े, काम आसानी से हो जाए, घर बैठे हो जाए, भ्रष्टाचार ना हो, इस चीज पर बहुत लोग आने लग गए। उदाहरण के लिए हरियाणा में हमने मेरिट पर नौकरियां देने की बात कही। मेरे सीनियर नेता बैठे हैं, आप भी सीनियर हैं, कई बार चुनाव लड़े, इस बार मंत्री बन गए, धनखड़ जी पहले भी मंत्री थे, पिछली सरकार में आज प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। मुझे कहने में, स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं कि जब हमने मेरिट पर नौकरी देने की बात शुरू की थी, हमारे परिवार में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि जनता इस हिसाब से थोड़ी करती है। जनता तो कहती मेरा क्या बना, कार्यकर्ता कहता मेरा क्या बना, मेरे परिवार का क्या बना, मेरे रिश्तेदार का क्या बना, ये जनता थी। लेकिन थोड़ा सा दृढ़ निश्चय करके हमने शुरू कर दी। ऐसे ही जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, मैंने कई बार कहा कि इसको तो हम बंसीलाल जी के सरकार के समय करना चाहते थे, नहीं हिम्मत पड़ी उस समय। फिर अब मैं और धनखड़ जी दोनों हिमाचल में थे, हिमाचल में धूमल जी को मैंने कहा कि इस चीज को शुरू कर दो। वहाँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, बुजुर्ग से क्या नाम, दिमाग, ईश्वर दिमाग, कैसे हमारे लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन अब दोनों चीजें हमने शुरू की और मुझे विश्वास है कि आज दोनों चीजों पर समाज की सहमति है क्या नहीं? मेरिट बेस्ड नौकरी और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, इस पर समाज की या जो कंसर्न पर्सन है उनकी सहमति है क्या नहीं? क्या है? तो ये परिवर्तन हो रहे हैं चीजों में। उस समय जो था, मैं, मेरा परिवारवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद को आज कांग्रेस की गले की फांस बन गई है। भाजपा तो नहीं है। ऐसे ही जातिवाद है, जातिवाद पर कुछ लोगों का भरोसा आज भी है। अब हमें कैंडिडेट के नाते सोचना इसलिए पड़ता है कि हम तो नहीं सोचते, जनता सोचती है। लेकिन जिसने जनता ने सोचना बंद कर दिया या थोड़ा सा उसमें हाफ वे मार्क के ऊपर आ गए, आधी से ज्यादा जनता नहीं सोचती, आधी से कम जनता सोचती है, फिर सब पार्टियां छोड़ जाएंगी। ये भी जातियों को मतलब नहीं। अब तो परफॉर्म कौन करता है, जनता में समय कौन लगाता है? ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। चलिए, ऐसे मेरे उन्होंने कहा कि आपको कुछ शुरू करना, मैंने शुरू कर दिया बिना किसी प्रश्न के। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल आपसे है, आप मुख्यमंत्री साहब, मैं गौरव कपूर चंडीगढ़। हाँ। मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कि हम लोगों ने जातियों को लेकर कोई वो हम लोग नहीं मानते, भाजपा इस बात को नहीं मानती, लेकिन आपको लगता है अगर आप इस बात को मानते तो 2019 में जो नुकसान पार्टी को हुआ, क्योंकि ये सभी जानते हैं, धनखड़ जी यहाँ पर हैं, कृष्ण पवार
पवार जी साथ वाले कमरे में बैठे ले रहे हैं कि एक जो आरक्षण आंदोलन हुआ था उसकी आग में ये सभी जो मंत्री थे या कुछ विधायक थे जो आपके पारे, तो आपको लगता है कि अगर आप इस चीज को मानते होते तो आइए नुकसान ना होता 2019 में? आप कहते हैं कि 2019 में नुकसान हुआ, मैं कहता हूं 2019 में फायदा हुआ। नंबर ऑफ सीट्स वन बाय द पार्टी, ये पैमाना नहीं होता। पैमाना होता है कि हमने टोटल मिलाकर के समाज में कितना शेयर लिया। हमने 2014 में 33% का शेयर लिया था और 2019 में कितना, 36%। तो पॉइंट टू रिकॉर्डेड 3% वोट हमारा बढ़ा था। दूसरी बात, जो 2019 में आरक्षण का विषय हुआ, अगेन ये हमारी पार्टी की सोच का नहीं था, ये सामने किसी ने शुरू कराया। और जब सामने किसी ने शुरू कराया तो आज सब आभास हमको है इसका नुकसान होता। अगर ये नहीं होता तो शायद सामने वालों को नुकसान नहीं होता और शायद ये 3% का गेन हमें नहीं होता और हो सकता सीटें हमारी फिर बढ़ जाती। उसके कारण से जो विनिंग ऑफ सीट्स था उसमें एक भावना चली गई कि भाजपा को जो हरा सकता वो बैठेगा, पार्टी लेवल से ऊपर उठ गए लेकिन जाति लेवल से ऊपर नहीं उठे, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं। अगर विषय स्पष्ट हुआ हो तो मुख्यमंत्री जी, आपने जैसे कहा कि जातिवाद की जो बात चली उसमें मेरा मानना ये है कि यथा राजा प्रथा करता है, राजा जैसी बात करता है वैसी जनता उसका अनुसरण करती है। अब जातिवाद के लिए पॉलिटिशियन जो नए नए शब्द तलाशते हैं और जनता के बीच में परोसते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जातिवाद इससे बढ़ रहा है। नहीं तो आज ग्रामीण देहात में देखिए प्राचीन जो प्रथा चली आ रही है, मैंने उसके हाथ से छाछ लेना है, उसने उसके हाथ से कोई कुल्हाड़ी लेनी है, कस्सी लेनी है, और कोई भी इसमें आम जनता का जाति उद्देश्य नहीं होता। बहरहाल मैं इस विषय से हटकर थोड़ा सा दूसरा कृषि की तरफ आना चाहता हूँ। जैसा आपने ऑनलाइन जो पद्धति शुरू की थी कृषि के अंदर, मेरी फसल मेरा जवाब, निश्चित तौर पर उस समय हमने सोचा था कि ये किसानों के लिए फालतू काम दे दिया गया है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसका मंथन किया तो उसमें हमने पाया कि किसान तो जो जिस तरह से प्रिक्योरमेंट होती है उसमें जो सरकारी भाव होता है उसके दाम लेकर चला जाता है। अब जैसे बाजरा जो है 2150 रुपये बिक रहा है और राजस्थान के अंदर जो है 1300 रुपये के करीब। तो जो मुनाफाखोर आदमी है, जो मुनाफा लेता है, वो रातों रात उसको वहां आके और मुनाफा उसका ले जाता है, ये हमने पाया। लेकिन मैं भी कृषि करता हूँ, कृषि परिवार से बिलोंग करता हूँ, इसमें किसान का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो समग्र समाज को फायदा है, क्योंकि जो मुनाफाखोर पैसा लेके जाता है वो कहीं कहीं हरियाणा की ट्रेजरी से जाता है और सबका पैसा होता है। तो निश्चित तौर आपकी पॉलिसी उसमें सही है, लेकिन उसमें एक चीज है कि जो किसान की जब बारी आती है उसको पर्ची मिलती है, उसमें सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। अब किसान जैसे 2 एकड़ किसी ने फसल उगाई और उसकी अभी कट के तैयार नहीं हुई है और उसकी पर्ची आ गई, अब नेक्स्ट टाइम हो जाएगा तो वहां बोल देते हैं कि उसकी पर्ची जो है चली गई। तो ये सिस्टम किसान के लिए जरूरी है। बाकी जिस तरह से मेरा फसल मेरा ब्यौरा योजना है उसके तहत जो पॉलिसी लाई गई है, निश्चित तौर पर कहीं कहीं ये करप्शन के ऊपर लगाम लगाने के लिए मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। इसमें सिस्टम थोड़ा सा जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, बाकी किसान परेशान ना हो। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, क्योंकि आखिर नित्य नए दिनों नई पॉलिसीज बनती है और उसमें प्रोक्योरमेंट एक विषय आज से नहीं, 1966 से शुरू हुआ। एमएसपी का शब्द जो आया, गवर्नमेंट तो शब्द बाद में शुरू हुई होगी, एमएसपी 1966 में शुरू हुई थी गेहूं की, बढ़ते बढ़ते और फसलों को होते हुए यहाँ तक पहुंच गए। प्रोक्योरमेंट भी सामान्यतः 2 फसलों की प्रोक्योरमेंट तो पूरी फसल की सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, धान और गेहूं। बाकी फसलों की सेंट्रल गवर्नमेंट नेफेड के द्वारा किसी किसी फसल की 25% करती है।
अन्यथा नहीं करती। एमएसपी जरूर घोषित होता है, लेकिन उसकी प्रोक्योरमेंट यानी करने की जिम्मेदारी वो प्रदेश सरकारों की होती है। हमने हरियाणा में गेहूं धान सेंट्रल गवर्नमेंट कर दी है, प्रदेश सरकार की ओर से सरसों, बाजरा, मक्का, चना, सूरजमुखी, मूंग और अब तो हमने मूंगफली भी जोड़ दी है। इस साल से मूंगफली भी कराएंगे। इस साल से सब भाड़ी साइड में जगह होती है, थोड़ी होती है। अब ये 6-7 फसलें प्रदेश की ओर से कर दी और एक एक दाना इसका खरीदेंगे, 2-3 साल से खरीद भी रहे हैं, उसका घाटा भी हमको हो रहा है। लेकिन जब प्रदेश करता है तो दूसरे बाहर के प्रदेशों में सस्ता मिलता है, बहुत दुरुपयोग होने लगा। जैसे आपने कहा कि राजस्थान से बाजरा 1300 खरीद के यहाँ मंडी में डालना शुरू कर दिया। इसके बाद मेरी फसल मेरा और ज्यादा अनिवार्य हो गया कि हम केवल हरियाणा के किसान का खरीदेंगे, बाकी नहीं खरीदेंगे। एक जैसे आलोचना हुई कि आपने भारत से फसल लानी बंद कर दी है और आपके तो ये जो 3 कानून है उसके विरुद्ध है कि देश की फसल कहीं भी कोई भी कहीं बेच सकता है। कानून यही है कि वो कहीं की फसल कहीं भी बेच सकता है, लेकिन बिकती तब है जब 2 आदमियों के बीच में समझौता होता है, बेचने वाला भी और फेंकने वाला भी। अब बेचने वाला कुछ ले आए, यहाँ रोक नहीं है, लेकिन खरीदने वाली सरकार है, हम नहीं खरीदते। आप मंडी में ले जाओ बेचो। अब मंडी में तो खरीदने वाला अपने भाव से खरीदेगा। खरीदने वाला जो है यानी सरकार है, उसको अपनी कंजम्पशन तो पूरी होती नहीं, हम पूरा नहीं खपा सकते, ना सरसों ना बाजरा। मक्का तो इस बार शुरू किया है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, थोड़ा ही आया, तो इसको फिर बाद में वापस बाजार में बेचना पड़ता है। बाजार में बेचने के बाद हमारा लगभग 500 करोड़ रुपया हर साल का घाटा जा रहा है। अब ये घाटा हरियाणा के किसान की कॉस्ट पर तो उठा सकते हैं, लेकिन पंजाब और राजस्थान की कॉस्ट पर क्यों उठाएं? हमारे प्रदेश के एक सेक्टर का पैसा पंजाब के किसान को या राजस्थान के किसान को क्यों जाए? इसलिए हमने देखा कि इसको थोड़ा स्ट्रिक्टनेस किया गया है कि जो रजिस्टर्ड है उसी को खरीदेंगे। इसमें कुछ कठिनाइयां, कुछ टीलिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि 2 साल से 3 साल से शुरू हुआ है। इस बार तो नई बात जोड़ती कि पेमेंट सीधे किसान के खाते में डालेंगे। किसान अगर ऑप्शन देता है कि आड़ती को दे दो तो आड़ती को देंगे, वरना किसान के खाते में देंगे। अब ये पहली बार प्रावधान किया गया है, जिसके कारण से हमारे थोड़े आड़ती भाई भी नाराज हुए हैं। मिलर्स की एक नाराजगी हुई क्योंकि बहुत सामान ऐसा आता था, बिहार से चावल आ गया सस्ता, यहाँ से पोस्ट बिलिंग दिखाई, पेमेंट ले ली एजेंसियों से और सस्ता धान का सप्लाई कर दिया, तो ये कुछ गड़बड़े हमने पकड़ी। अब इसमें समय लगता है, एकदम स्विच ऑन ऑफ नहीं है, लंबी समस्याएं हैं, सिस्टम उठाने में 7 2 साल 3 साल लग जाते हैं। तो हमारे सिस्टम काफी ठीक होते होते ये चीजें हमने पकड़ी है। उसमें से ये जो घटना आप बता रहे हैं कि उसको जो इतना दान लिखा हुआ चला गया, इतना आ गया, कुछ तो भरने वालों की गलतियां होती हैं, भरना नहीं आता है, कई बार चाहते कुछ और है, ऑपरेटर को बदलता है, खुद गलत बताते हैं। अब एक किसान शुरू में व्हाट्सएप चला कि एक किसान को पर्ची गई 1 क्विंटल बाजरा या 1 क्विंटल गेहूं, 2 किसानों को ऐसी पर्ची गई। हमने उसकी तहकीकात कराई, वो कहने ये तो किसान भरता है, उसको कितना भरना है। वो किसान ही आया, या तो उसने भरा दी, ऑटोमेटिकली चला गया उसमें, या उसने एक लिखवा दिया, उसने मानो डाटा ऑपरेटर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इसमें कोई सॉफ्टवेयर की गलती नहीं। तो वो हाँ, अब है इसकी लिमिट, अब इसकी लिमिट लगाते हैं कि इतना बाजरा या इतना गेहूं या इतना धान, ये पर एकड़ को लाया क्या भाई, मैं कह रहा हूं कि वो किसान से ही पूछ के लेते हैं। गलती इंसान से किसी से भी हो सकती है, आप में से भी हो सकती है। भैया मेरा कहना है कि सिर्फ 2 ही पर्चियां ऐसी मिली। अब अगर 3.5 लाख किसानों में 2 पर्चियां गलत हो गई तो इसको कोई दोष देंगे, किसी को दंडित करेंगे क्या? हो जाती है। देखिए ह्यूमन एरर, हाँ ह्यूमन एरर जो होता है उसको ठीक बात नहीं है। मेरा कहना है कोई का गलती का विषय आएगा उसको हाईलाइट। अब मैं दूसरा एक और बात कह देता हूँ, भरी पंचायत में कि मानो किसी ने गलती नहीं जानबूझ के किसान ने 2 प्रतिबंधी और इस टाइप का किसान था कि मैं इसको अनकैश करूंगा, फिर क्या करेंगे? हम उस किसान के पीछे तो नहीं गए ना,
कोई कर सकता नजर आता कि मैं पर्ची निकालूंगा फिर इसको मीडिया में डालूंगा, सोशल मीडिया में डालूंगा। सिर्फ 2 किसानों की ऐसी पर्चियां आना 5.5 लाख में, या जितने भी किसान लाखों किसान बने गए, तो थोड़ा सा वो हमारे मुंह पे सोचना पड़ता है। एक्सेप्शन शुड नॉट बी जनरलाइज्ड, एक नहीं होता। इसलिए कोई एक्सेप्शन हो, किसी की गलती हो गई, पकड़ी गई, उसको तो वैसे ही माफ कर देते हैं। हाँ, जनरल चीज चल रही है फिर उसको पकड़ा जाता है। सर, विषय प्रोग्राम अपना परिचय भी दे दीजिए। डॉक्टर रमेश देरा। संक्षेप में। सर, हम जानना ये चाहेंगे, जैसे कोरोना में सभी पत्रकार सरकार के साथ रहे हैं, जब आंदोलन के साथ, उस समय में नहीं, फिर बोलो शुरू करो। बड़ौदा विधानसभा विषय है हमारे पास जो विषय, उस पर मैंने देखा आपको किस प्रकार से बन सकता है या नुकसान हो सकता है, जिस तरह से कोरोना टाइम में जो कोरोना काल चला उसमें मीडियम क्लास के लोग ध्वस्त हो गए, उनकी रोजी रोटी सब कुछ ध्वस्त हो गया। आफ्टर दैट बड़ौदा विधानसभा में ये चीजें आ रही हैं या नहीं है? ये प्रश्न मेरा है, आप उत्तर दो। हमारा तो प्रश्न ये है कि ये आ रहे हैं, आज तो ये आ रहे हैं। मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ही गंभीर होगी, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होगी। मैं चाह रहा था अनुभव हो आपके जो चुनाव के दौरान के हैं या कुछ, ये सारे सवालों के जवाब बहुत बार दिए जा चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत विस्तार से बात हो चुकी है। आप कहते हैं कि भी जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। यू आर रेजिडेंट ऑफ विलेज बिरयानी, तो आपने सेफ और सिक्योर प्लेस करनाल भी क्यों चुना? आपकी बात, जबकि आपके वहां पर कोई आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। मैंने एक बात और कही थी, एक तरफ पार्टियां हैं, एक तरफ जनता की सोच है, ठीक है ना। जनता की सोच को अभी हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और वो धीरे धीरे ठीक होगी। जैसे मैंने कहा, जनता में 2 वर्ग हो गए। यंगर जनरेशन इसको नहीं सोचती, एल्डर जनरेशन अभी भी सोचती है। जिस दिन बड़ा वर्ग ये हो जाएगा यंगर जनरेशन का, उस दिन ये चीजें फिर कहीं भी हो सकती है। मुझे शमशेर खरगड़ा ने कहा कि आप महम से चुनाव लड़ लो और मैं आपको जिताऊंगा। अब तो फील्ड में काम तो वो करते हैं, तो मेरे मन में आ ही गया था कि महम से चुनाव लड़ लो। लेकिन हमारे नीति निर्धारकों ने कहा कि नहीं भाई, वहां महम की जनता तो देखो, वो आपको वोट देगी क्या? अब जनता की सोच होती है कई बार। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं कहीं से भी लड़ सकता हूँ। एक बात पूछना चाहता हूँ, 2 प्रश्न थे। पहला तो ये कि बड़ौदा का जो चुनाव चल रहा है उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि चाहे धनखड़ जी की बात करें, देवेंद्र जी की बात करें, संजय बैठक, सभी लोग लगे हुए प्रचार में यात्रा के लिए। आप अभी तक प्रचार के लिए कहें तो बड़ौदा में नहीं गए, पहले जरूर गए इस चुनाव के ऐलान के बाद, प्रेस वार्ता भी आपने करी। एक तो आपका क्या कुछ प्लान, हालांकि 29-31 का सुनने में आ रहा है क्या कुछ है? पहला तो बड़ौदा जुड़ा। दूसरा एक और मुद्दा ये भी था, चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस जो है, क्योंकि इस चुनाव के मतदान के बाद एक विधानसभा सत्र आप लोग सुनने में बुलाया जा सकता है विधानसभा में, उसमें जो है प्राइवेट मेंबर एक बिल लाने की बात कर दी थी, ताकि एमएसपी से कम में अगर कोई खरीदता है उसके लिए सजा का प्रावधान हो। वो उम्मीद ये भी करके बैठे कि आप लोग सपोर्ट करोगे। ऐसी भी कुछ प्लानिंग आप लोग कुछ करने की बात किसानों की हो रही थी, तो उससे जोड़ करके इससे पूछ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मेरा कार्यक्रम क्या बनेगा, वो हमारे जो वहाँ की टीम बैठी है, सारे जो कार्यक्रम बना रहे हैं, खास करके इंद्राज साहब है, संजय भाटिया हैं, हमारे सुभाष बराड़ा बैठे हैं, 3-4 लोगों को बैठा रखा है। वो वहाँ के हिसाब से जैसा कार्यक्रम बनाएंगे वैसा मैं जाऊँगा। प्रारंभ में बहुत जाना ठीक भी नहीं लगता कि बाद में और जो बाकी नेता जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स में ले रहा हूँ। मीडिया में मैंने एक बार पहले बातचीत की थी, आज भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता मिले हैं, अभी विधायक सांसद को भी बुलाए हुए हैं। तो सारी प्लानिंग हमारी चल रही है। और एक विधानसभा होती है तो एक विधानसभा में सब लोग एक ही दिन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रदेश का चुनाव होता तो पहले दिन ही सब लग जाते हैं, तो वो एक अलग विषय होता है। एक ही विधानसभा है तो स्ट्रेटेजी से हम जैसे करना वो सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो आपने विषय बताया सेशन का, सेशन स्पीकर साहब ने 5 तारीख को बुला लिया है। बीएससी की मीटिंग फाइनली निर्णय करेंगे तो उसको किसान चलाना है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि पिछले का जो सेशन था
उसी की कंटिन्यूएशन में होगी, प्रोरोग सेशन में, तो वो जितने दिन चलाना होगा वो बीएससी में हम तय करेंगे। जहाँ तक बिल की बात है, जो प्राइवेट मेंबर बिल रखा जा सकता है, लेकिन उसको कुछ नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से अगर कोई बिल आएगा तो निश्चित रूप से उसकी चर्चा होगी, नियम के हिसाब से नहीं आएगा तो नहीं होगी। अब मुझे नहीं ध्यान में कि पहले कभी प्राइवेट बिल ऐसे कितने आए और कितने सर पूरा अभी पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए 2007 में आया है, 2020 हो गई, 13 साल में कभी प्राइवेट बिल नहीं आया, तो हमको उसका ध्यान भी नहीं है कि उसका क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता है। उस समय जैसा स्पीकर साहब सोचेंगे उनकी प्रेरोगेटिव है, हमारा नहीं। जहां तक इस एमएसपी के बिल की बात है, मैं उनकी बात में जोड़ना चाह रहा था, लेकिन विषय रह गया, आपने ध्यान करा दिया। अभी कल ही पंजाब ने 2 दिन पहले ये बिल पारित किया कि हम जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसमें 3 साल की सजा करेंगे। लेकिन जब उसको पढ़ा तो फसलें कौन सी लिखी उन्होंने मालूम है? कितनी फसलें लिखी है नहीं पता? हाँ, कौन बता रहा? सिर्फ 2, गेहूं और धान। इन फसलों पर एमएसपी से नीचे कोई बेचेगा तो उसको सजा होगी। इसमें तुम्हारी क्या बात हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की परचेज है और सारी की सारी परचेज करनी होती है, भाव सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, पैसा भी वो दे रहे हैं, और उसके बाद कोई मंडी में कभी भी इससे नीचे खरीदा नहीं जाता। फसल खराब हो, नमी ज्यादा हो, मौसम ज्यादा हो, या कोई और सिस्टम हो, या तो रिजेक्ट होगी, या फिर जो खरीदने वाले उसका मॉइस्चर का 2%, अगर ज्यादा तो 2% काट लेंगे। वो एक शिकायतें मिलती रहती है। अब हमारे किसान को तो आदत है 22%, 25% मॉइस्चर काटेंगे, 17 की मॉइस्चर है, तो 22% में 5% पानी है, तो उस पानी का अगर 5% में 100 रुपया कट जाएगा तो पानी का कटा है, या उसकी मेहनत का अगला और 50 रुपये ज्यादा काटेगा तो काटेगा। कोई एजेंसी पानी वाला धान नहीं खरीदेगी, वो किसान को भी पता है, हमको भी पता, सबको पता है। लेकिन उन्होंने 2 फसलें करके और ये बहादुरी दिखाती कि इससे नीचे एमएसपी से नीचे एमएसपी पर जाता है कोई नहीं, बल्कि उनकी तो धान और गेहूं भी मंडियों में भी सिस्टम नहीं खरीदने का। हमने 3 दिन के लिए अपना पोर्टल खोला था, क्योंकि हमारे आड़तियों का दबाव था कि आसपास के जो स्टेट्स हैं उनका भी किसानों का धन आना चाहिए। हमने ऊपर कर दिया। 3 दिन में 4.5 लाख एकड़, और किसान है कुल मिला के 23 और 25 48, और 3 है हिमाचल के 51,000 किसान और 4.5 लाख एकड़। ये रजिस्ट्रेशन बाहर के प्रांतों का हुआ, किसका? धान का। क्यों हुआ? इसका मतलब ये कि वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, पैसा तो उतना ही मिल रहा है, एमएसपी वही वहां है, वही यहाँ है। वहां का किसान यहाँ पे बेचता है, हरियाणा किसान बाहर नहीं जाता। दूसरा, अगर पंजाब गवर्नमेंट में इतना हिम्मत है तो वो ये कहे ना, जैसे हरियाणा कर रहा है कि बाजरा, मक्का, अपना सरसों या सूरजमुखी या मूंग, ये जो फसलें हैं, ये अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो उसको 3 साल की सजा होगी। जरा कहें तो सही। फिर सरकार को रास्ता खोलना पड़ेगा कि वो खरीदेंगे। एक दाना नहीं खरीदते फसलों का, और हम 7 फसलें खरीदते हैं ना, राजस्थान भी नहीं खरीदता। और अगर ये वहां कर दें तब तो किसान का भला हो, और फिर किसान नीचे बेच ना सके, ऊपर बिकेगा नहीं, नीचे बेच नहीं सकता, अल्टीमेटली वो किसान दौड़ेगा हरियाणा की तरफ। हरियाणा में कहेंगे हम तो हरियाणा किसान का खरीदेंगे, तो अल्टीमेटली वो किसके चक्कर में फंसेगा? जो सस्ता खरीदेगा व्यापारी, उसके चक्कर में फंसेगा। तो उल्टा उन्होंने किसान का नुकसान कर दिया। ये बंधन लगा के 3 साल कैद का व्यापारी को बात दिया, नहीं खरीदेगा, सरकार खरीद नहीं रही, तो पंजाब का किसान कहां जाएगा? उसके लिए रास्ता ही नहीं। एक ही रास्ता, पड़ोसी प्रदेशों में उसकी जाकर जिनसे बिकेगी या एमएसपी से ऊपर बिकेगी। एमएसपी से ऊपर व्यापारी खरीदना चाहते थे, उसकी मर्जी। तो इसलिए बहुत बारीक चीजें हैं, हमने बहुत सोच समझ के जरूर किया है कि किसान का भला कैसे हो, उसी हिसाब से बनाए। सर सबसे पहले तो धन्यवाद आपका कि आप हम सब पत्रकारों को अपना भाई मानना चर्चा के लिए बुलाना चाहिए। पत्रकार की उसमें सवाल नहीं है,
एक तो सबसे पहले यहाँ पे कहा था कि परिवारवाद खत्म कर दिया राजनीति के अंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत कम हो रहा है, ये बात सही है। दूसरा, एक अमीरी गरीबी की बात करते हैं, जैसे अभी बात हुई थी, बहुत बड़ा परिवार हो गया, पत्रकार हुआ, क्योंकि डिजिटल कर दिया आपने सबको, नेट बहुत हेलो सब नेट सस्ता हो गया, घर घर में मीडिया पहुंच गया, वो भी बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जैसे अब 2019 में आप चुनाव हार के बड़ौदा, क्योंकि मेन बात तो यह है कि बड़ौदा में चर्चा हो रही है, बड़ौदा हल्के को लेकर चर्चा हो रही है कि चुनाव में हरियाणा में उपचुनाव, तो उस पर अगर देखा जाए 2020 में जो चुनाव चल रहा है, उपचुनाव को लेकर वो आप कहीं ना कहीं जीत रहे हैं किसी कारण से, धन्यवाद, आप जीत रहे हो, लेकिन किसान का दिल क्यों नहीं जीत पा रहे, कारण क्या है? क्योंकि वो उसके लिए पॉलिसी बहुत अच्छी है और आप वो पॉलिसी क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? ये क्वेश्चन पत्रकार का नहीं है, एक आपने चाहे तो चर्चा की है, तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। मेरा निरंजन नाम है और रिपोर्टर तहकीकात मेरा चैनल है, उससे पहले फोकस टीवी का ब्यूरो चीफ रहा हूँ, न्यूज चैनल का ब्यूरो चीफ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि आप चुनाव जीत रहे हैं, आपका धन्यवाद। दूसरी बात मैं बताता हूं कि हम किसान के समर्थन के बिना चुनाव जीत नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि किसान भी हमको वोट कर रहा है। किसान एक, अगर हम अपने समाज के टोटल मिलाकर के पिक्चर बनाते हैं जिसमें एम्प्लॉइज भी हैं, किसान भी हैं, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, इन सब में बहुत, जिसको कहना चाहिए सादगी वाले जीवन वाला सामान्य व्यक्ति, सीधा साधा, जिसको बहुत आसानी से बहकाया जा सकता है। तो छोटा जो ने कहा था, इस किसान को समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने में कुछ संस्थाएं आगे निकल गई, कांग्रेस आगे निकल गई। हमने धैर्य रखा कि अगर हम आमना सामना कर देंगे, टकराव हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा। उनका जैसे 15-20 दिन का फेज निकला, हमने मोर्चा संभाला और हमारी हर विधानसभा में, हर जिले में ट्रैक्टर रैलियां हुई, हमारी टीमें गई, हमने सेमिनार किए, हमने प्रेस वक्तव्य दिए, सब कुछ किया। और आज जब उनको सारा विषय समझाया कि भी मंडी वही है, एमएसपी वही है, वो दुकान खुली रहेगी, आपको मैं एक दुकान और दे दी कि उस पर भी जा सकते हो। हमने पहली दुकान बंद नहीं की, अब किसी को एक दुकान मिल रही थी, आज 2 दुकानें मिल गई, ये आसानी से समझ में आता है। किसी गांव को एक रास्ता जाता है, एक पर ही चल रहा है, उस गांव को दूसरा रास्ता भी दे दे कि भाई इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ, तो उसको खुशी होती है, मुझे 2 रास्ते मिल गए। आज किसान को पता लगा कि उनको 2 रास्ते मिल गए। फिर ये प्रैक्टिकल जो अनुभव हो रहा है, आज तो हर चीजों में एमएसपी खरीद रहे हैं, 2 फसलें तो मेन है जो खरीद रहे हैं, बाजरा है और धान है, मूंग भी चल रही है। और अब सीसीआई ने भी कह दिया कि 12% की मार्जिन के ऊपर हम आपका 100% जो कपास है, कॉटन है, वो खरीद लेंगे। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल जब हो रही है तो किसान को समझ में आ रहा है, हमको तो बहका रहे थे। तो बहकाने वाले लोग वैसे इंटरेस्ट कुछ होता है, कुछ राजनीति होती है, राजनीतिक मुद्दे रहे नहीं कांग्रेस के पास, तो मुद्दा ढूंढते हैं, शायद इस मुद्दे में इतना कुछ निकल जाए कि उल्टा पलटा कर दे। हम 100 दिन में सरकार को गिरा देंगे, पिछले 5 साल गिराते गिराते थक गए, नहीं गिरी, अब लगातार लगे हुए हैं, हम 100 दिन में गिरा देंगे, हम बड़ौदा चुनाव के बाद गिरा देंगे, हम 5 साल चलने नहीं देंगे, ये गठबंधन चलेगा नहीं, ये सब सामने विपक्ष पार्टियों के कुछ ना कुछ सोचे होते हैं। कभी हम भी विपक्ष में थे, छोटी मोटी बात हम भी कर लेते थे, विपक्ष लोगों का ये काम होता है। अभी चाय देंगे, धन्यवाद। एक सूचना है, एक विजुअल के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। चौधरी किशन सिंह सांगवान जी हमारे बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर रहे, सांसद रहे, उनके बेटे प्रदीप सांगवान जी अभी पार्टी ज्वाइन करेंगे। विजुअल के लिए आप वहां पर उस तरफ आ सकते हैं, अभी उस तरफ जा रहे। आइए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।